स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास का जो चैप्टर है मोशन उसका। तो हमने चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको मोशन के बारे में बताया था और हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करती है पाथ पे और दूसरा डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता पाथ पे। तो लास्ट वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया या आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके लास्ट वीडियो को देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। पहला होता है कि ये पाथ पे डिपेंड करता है और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था तो दोबारा से बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि दूसरा सेकंड पॉइंट क्या कहता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो डिस्टेंस होती है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो डिस्टेंस है ना वो क्या होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आई थिंक आपको ये भी नहीं पता होगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है। डोंट वरी, हम आपको कराएंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, क्योंकि हमारा मेन मोटो है वो अंडरस्टैंडिंग कराने का है ना कि रटाने का है। ठीक है, तो बता देते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। सिर्फ इतना ही समझना है कि होती क्या है, बाकी आप इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन +1 के अंदर पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूं कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होती है? उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत। ठीक है, जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यूज होती हैं। और बताएंगे कैसे? जैसे मैंने बोला कि एक बस है जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे खड़ी है। ठीक है, कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर डिस्टेंस अवे खड़ी है। ठीक है, तो दूसरा, और इसमें क्या होता है? डिस्टेंस में किसमें क्या होता है? वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मतलब क्या होता है कि इसमें हमने बोला कि जो बस है ना वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस अवे खड़ी है लेकिन नॉर्थ के अंदर खड़ी है। क्या खड़ी है? नॉर्थ के अंदर। तो देखो बेटा, हमने इसमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताई, जिसमें हमने डायरेक्शन को नहीं बताया। इसके अंदर हमने मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को बताया है। मतलब ये तो वही बात होगी ना कि एक वैल्यू जिसके अंदर हमें टारगेट का पता नहीं होता, हमारे लक्ष्य का पता नहीं होता, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, तो उसको तो बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है कि हमें ताकत का भी पता होता है और किस डायरेक्शन में उस अप्रोच को लगाना है, उस ताकत को लगाना है, ये भी हमें पता होता है। तो उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। समझ आया? इसके अंदर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया था, वैल्यू बताई थी। इसके अंदर हमने मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें बताई थी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पॉइंट था पाथ, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करती। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या वो देखते हैं। डिस्टेंस है वो आपकी ओनली पॉजिटिव होगी, ओनली पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती हैं। देखो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझना। इसमें अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं कि डिस्टेंस है वो आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी जीरो नहीं हो सकती। ना ही तो वो कभी नेगेटिव होगी, ना ही कभी वो
जीरो होने वाली है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो पॉजिटिव को तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव कैसे होती है, सिर्फ हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। लेकिन आपको यहाँ पे समझाने की जरूरत है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगी और जीरो कब होती है। तो देखते हैं, देखें कि सपोज कीजिए ये हमने रेक्टेंगुलर पाथ लिया ए बी सी, कोई पर्सन था वो पोजीशन ए से चल के बी पे गया, बी से चल के सी पे, इस पोजीशन पे आ पहुंचा। ठीक है, तो इस केस में हम डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगी। अगर इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं क्या, कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है कहां पे, ए टू सी, ए टू सी। डिस्प्लेसमेंट क्या बताते हैं कि ए से सी डायरेक्शन में उसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस केस में क्या आएगा, ए टू सी। ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेते हैं सी से ए के अंदर, सी से ए के अंदर, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो क्या है, सेम है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो क्या है, सेम है। सपोज करो यहाँ पे 10 मीटर था डिस्प्लेसमेंट, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी क्या होगा, 10 मीटर होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो क्या है, सेम है। लेकिन इसके अंदर एक चीज का डिफरेंस है, क्या, दोनों के अंदर डायरेक्शन का डिफरेंस है। ये ए टू सी गया है और वो सी टू ए गया है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन क्या होने वाली है, अपोजिट। ये क्या होने वाली है, अपोजिट। ठीक है, तो ये हमने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि इसमें हम ए टू सी गए थे, इसके अंदर हम क्या गए थे, सी टू ए। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है बेटा, ये नेगेटिव साइन शो करता है कि हम कहां जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, तो उसके साथ क्या आता है, नेगेटिव साइन। तो हम कह सकते हैं कि हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो समझ में आएगा। जिस केस के अंदर ए टू सी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, और सी टू ए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगी हमारी, नेगेटिव, क्योंकि हम कहां गए, अपोजिट डायरेक्शन में गए। ठीक है, कहां गए, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमने पहले इसके अंदर क्या लिया था, हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लिया था। ठीक है, अब यहां से हमने कहां से कैलकुलेट किया, इस पॉइंट से सी टू ए, ये क्या है, हमारा अपोजिट डायरेक्शन है। ये सिर्फ आप यही समझे कि क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम कहां है, सॉरी इसका साइन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि हम कहां है, अपोजिट डायरेक्शन में। ज्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन आप +1 के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव क्यों साइन आया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। इसमें हम ए टू सी गए थे, इसमें सी टू ए गए थे। ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन के कारण इसमें क्या है, नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब सपोज कीजिए, अब वो पर्सन ट्रैवल करके कहां पहुंचा, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल माइनस, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो यहाँ क्या होगा, इनिशियल भी क्या है, सेम है, इनिशियल पोजीशन भी क्या है, सेम है। ठीक है, और फाइनल भी क्या है, सेम है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, जीरो। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या होती है, सेम होती है, तो उस केस के अंदर क्या होता है बेटा, इनिशियल और क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या अच्छा पॉइंट है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू या तो इक्वल होगी और ग्रेटर देन होगी। इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। किससे, डिस्प्लेसमेंट से। इक्वल डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी, या तो वो इक्वल हो सकती है या ग्रेटर देन हो सकती है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन कभी भी स्मॉलर नहीं होगी, कभी भी स्मॉलर नहीं होगी, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। स्मॉलर नहीं होगी ये डिस्प्लेसमेंट से, या तो क्या होगी, इक्वल होगी या
ग्रेटर देन होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। किसकी वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू। लेकिन कभी भी स्मॉलर नहीं होने वाली है क्या, डिस्टेंस किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी आपका पूछ लेता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्या डिस्टेंस की वैल्यू लेस देन होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, वो पूछ लेता है क्या डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से लेस देन होती है, नहीं, डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से कभी भी लेस देन नहीं हो सकती, या तो वो क्या होगी, इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, एक पॉइंट और आता है इसके अंदर, बता देता हूं, आपके स्टैंडर्ड का नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं कि जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस के दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हैं डिस्टेंस में। जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो किसके बारे में बता देते हैं कि पाथ कैसा है, हमारा पाथ कैसा है, पाथ के बारे में बताते हैं, वो सर्कुलर है, मतलब कर्व है, कैसा पाथ है उसके बारे में बता सकते हैं डिस्टेंस के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के इनिशियल और फाइनल पॉइंट पाथ की स्ट्रक्चर को नहीं बता सकते कि पाथ किस टाइप का होने वाला है, सर्कुलर होने वाला है, रेक्टेंगुलर होने वाला है, उसके बारे में नहीं बता सकते। तो डिस्टेंस के जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स होते हैं वो क्या पाथ के बारे में बता सकते हैं कि पाथ कैसा होने वाला है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स कभी नहीं बता सकते कि पाथ कैसा होने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि कुछ 4-5 पॉइंट थे, अच्छे से इनको स्टडी करना है क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले 2 वर्ड्स के बारे में बता देता हूं। इस चैप्टर में काफी आएंगे, एक आएगा यूनिफॉर्म, ठीक है, एक आएगा नॉन यूनिफॉर्म। इन वर्ड्स को पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर्स के अगर वर्ड्स को अच्छे से नहीं समझेंगे तो चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब जो टर्म्स है उनको हम पहले ही अच्छे से समझ लेंगे तो चैप्टर अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम वर्ड को डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है हमेशा एक जैसा, कैसा होता है, एक जैसा। और ये नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, अलग। ठीक है, तो अब इनका यूज करेंगे इस चैप्टर में, आगे काफी टर्म्स आएंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के साथ। तो सबसे पहले बता देते हैं, आएगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और एक आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है ना वो हमेशा एक जैसा रहता है, मतलब एक स्पीड से वो ट्रेवल करता है। सपोज कीजिए 60 किलोमीटर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, तो हमेशा वो 60 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर उसकी स्पीड वेरी कर रही है, कभी 60, कभी 50, कभी 40, कभी 70, इस तरह से अगर उसकी स्पीड वेरी कर रही है तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पीड को। ठीक है, तो स्पीड को थोड़ा सा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्पीड को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स।